अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि शादी को 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, बट जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है, वो नहीं हो पा रहा है। कंपैटिबिलिटी फ़ील ही नहीं हो रही है। क्यों? रीज़न कोई नहीं जानता है, लेकिन फ़ील ऐसा ही होता है। तरह-तरह के इश्यूज़ आने लगते हैं डेली लाइफ़ में पार्टनर्स को, लाइक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, फीलिंग गुड वाला कोई फैक्टर ही नहीं फ़ील हो रहा है। ऐसे लग रहा है साथ में रह रहे हैं, पर एक दूसरे को झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बात कुछ बड़ी नहीं होती है, बस यही छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो बहुत बड़ी लगने लगती हैं। सो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ़ के इश्यूज़ हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या-क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और क्यों हमें ऐसा फ़ील होता है कि किसी पार्टनर के साथ रहते हुए भी हम घर में अकेले ही रह रहे हैं? क्यों कभी-कभी फ़ील होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ छोटी-सी कमी-सी है? बात बहुत छोटी होती है, लेकिन फ़ील होता है जैसे कि बहुत बड़ा दुनिया की कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है और बस इसी तरीके से रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, 2 पार्टनर्स के बीच में साथ रहते हुए। डज़न्ट मैटर कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? अक्सर मेल्स पार्टनर की ये ज़्यादा शिकायत रहती है कि भई वाइफ़ बहुत नैगिंग करती है। मैं आता हूँ ऑफ़िस से या कुछ भी, मैं घर पे हूँ, छुट्टी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे फ़ील होता है कि उसका लाइफ़ में एक ही वो रहता है इश्यू कि भई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअसली कंप्लेन करना, छोटी-छोटी बात को लेके। अक्सर मैंने मेल्स पार्टनर की ये बात सुनी है कि हस्बैंड्स अक्सर वाइफ़ के बारे में बोलते हैं कि भई इसको तो किसी चीज़ में सैटिस्फैक्शन नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँ, ये हर चीज़ में कमी निकाल देती है। सेकंड इश्यू क्या आता है? ब्लेमिंग। अक्सर होता है कि पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि कोई एक पार्टनर कभी-कभी ज़्यादा करता है, कभी-कभी दोनों पार्टनर्स आपस में करते हैं कि कोई बात है, कोई इश्यू हुआ, कोई स्ट्रेस आया, तो भई तुम्हारी वज़ह से हो गया। ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन तुमने ये नहीं किया, तो ये वाली चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? आइए आज अभी तो बस शुरुआत की है, इस पे आगे भी बात की जाएगी। कंट्रोलिंग बिहेवियर। अक्सर लोग कहते हैं कि भई मेरी वाइफ़ बहुत कंट्रोलिंग है या मेरा हस्बैंड बहुत कंट्रोलिंग है। मैं किसी से बात करूँ, कुछ करूँ, तो उसको ऐसा फ़ील होता है, वो इनसिक्योर होने लगता है या इनसिक्योर होने लगती है। उसको लगने लगता है कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, जो आजकल मैरिज के बाद बहुत लोग फेस कर रहे हैं। फोर्थ एक होता है नेगेटिव टॉक्स कि भई लोग अक्सर कहने लगते हैं कि साथ रहते-रहते हस्बैंड वाइफ़ का ऐसा हो जाता है कि यार मेरी वाइफ़ है, हर समय बोलती रहती है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। जब से शादी हुई है मेरी तो लाइफ़ बर्बाद हो गई है। मैं कुछ करना चाहती हूँ पर कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। शादी होने के बाद से टाइम ही ख़राब हो गया है। अक्सर हस्बैंड्स की भी ये शिकायत रहती है कि भई पहले तो मैं कितना खुश रहता था, जब से तुम मेरी लाइफ़ में आई हो, कुछ भी अच्छा नहीं रह गया है। जहाँ भी कुछ भी करने को ट्राई करता हूँ अपना, तुम्हारा चेहरा दिख जाता है, सब ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से नेगेटिव टॉक्स जो हैं, वो बढ़ती चलती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये सब चीज़ों ने बहुत ही बड़ा पार्ट हमारी शादी को ख़राब करने में प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। फिफ्थ जो आता है वो आता है एंगर इश्यूज़। एंगर इश्यूज़ क्या? कि छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, एक-दूसरे पे चिल्लाना, एक-दूसरे को कोई बात है उस पे कोई बात हो रही है, वो आर्ग्यूमेंट में बदल गई और एक-दूसरे पे हम चिल्लाने लगे या चिल्ला दिए। कभी-कभी हस्बैंड्स भी ऐसा करते हैं, कभी-कभी वाइफ़्स भी ऐसा करती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। 6 जो आता है, अक्सर ये वाइफ़ों की मतलब हस्बैंड्स की ज़्यादा शिकायत रहती है कि मेरी वाइफ़ के मूड स्विंग्स बहुत गंदे वाले हैं, कि भई मैं आता हूँ, कोई बात होती है, भई वो तो अलग ही मूड में रहती है। अभी ठीक थी, थोड़ी देर पहले हँस रही थी, बात कर रही थी, थोड़ी देर बाद रोने लग गई, मुझ पे चिल्लाने लग गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो अक्सर हस्बैंड्स फेस करते हैं। 7th आता है
नो केयर एंड टाइम आफ्टर हैविंग अ बेबी। ये मैंने बहुत देखा है कि लोग अक्सर बताते हैं कि भाई पहले तो सब सही था, नई नई शादी हुई थी, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बच्चा आया है तब से, और ज़्यादातर ये जो है मेल पार्टनर्स की शिकायत ज़्यादा रहती है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं बच्चे के लिए। तो वो बच्चे में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाती हैं कि उनके पास टाइम और एनर्जी रहता ही नहीं है हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड्स कहते हैं कि भाई पहले तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, मेरे लिए इसके पास टाइम था, केयर थी, कुछ मेरा इशू होता था उससे सॉल्व करने की कोशिश करती थी, मैं कभी परेशान होता था पूछती थी। अब तो ये अपनी दुनिया में रहती है, इवन सामने भी आती है तो फेस इतना गंदा बना होता है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ बोलने की। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है, स्पेशली आता है बेबी के बाद, क्योंकि एज ए वुमेन जब औरतें जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं बच्चे की, तो उनके पास टाइम और एनर्जी रहती ही नहीं है बच्चे के हस्बैंड के लिए। तो इसलिए भी ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। अब आते हैं, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिए प्रॉब्लम्स कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं शादी के बाद, क्यों ऐसी फील होता है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? अगर आप शादी में हैं तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी पार्टनर से शादी की तो उसके साथ आपने सोचा कि अच्छा अच्छा मिलेगा, वो पूरा फुल पैकेज है, उसके संग जितना अच्छा है वो तो मिलेगा ही, पर जो ख़राब है भाई वो कहीं और लेके थोड़ी जाएगा, वो भी तो वहीं रहना है, तो वो भी आप ही को मिलना है। तो ये क्लियर करके चलिए कि भैया जो अच्छा मिला है वो तो मिला ही है, लेकिन उसके साथ जो गलत है वो भी हम ही को मिलना है। तो उसमें परेशान मत होइए, उसका सॉल्यूशन ढूँढिए। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि एप्रिशिएशन, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एक दूसरे को बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए दोनों को। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि भाई नहीं करेंगे एप्रिशिएट तो क्या, ये तो भाई डेली के काम है। हस्बैंड ने सब्जी ला के रख दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, या वाइफ ने बच्चे को लेके गई सुला दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, भाई ये तो उसी का काम है, वो तो उसका ही काम है। नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं। बट साथ में रहते रहते देखिए, आप लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रह नहीं रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या है, दो ही लोग हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक ही दूसरे से हैं। शादी के बाद फ्रेंड्स भी, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, आप बहुत फ्रेंड्स के टच में रहें, वरना फ्रेंड्स भी कम हो जाते हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कभी कदार किसी से मिलना हो गया, वरना क्या होता है कि आप अपनी जॉब करके आए, आपको वाइफ को देखना है, और वाइफ पूरे दिन अगर घर पे है या जॉब करके आई, जो भी है उसको आपको देखना है। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। तो एप्रिशिएशन नंबर वन पे है, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो, देखना बहुत अंतर आने लगेगा। जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधरने लगेंगी। इसलिए अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो इतना ही कह दो, अरे वाह तुमने एक कप चाय बना दी, मज़ा आ गया। इतना बोल दोगे, वाइफ के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। हस्बैंड है घर आया, कह दो वाह तुम आधे घंटे पहले आ गए, एकदम मूड बन गया। इतना बोलने से अगर कुछ बेटरमेंट हो रहा है आपकी शादी में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब चलिए सेकंड सोल्यूशन पे आते हैं, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल फॉर ईच अदर। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा, कहते नहीं है कि थोड़ा रास्ता काट रहे हैं साथ में तो थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेते हैं, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा एक दूसरे के लिए कर देना। जैसे कि मान लीजिए आप घर को आते हो, आपकी वाइफ ने गेट खोला, उससे आपकी थोड़ी बहुत बात हुई, कुछ वो अंदर चली गई, आपने क्या किया, आप अंदर गए, कुछ नहीं, आप पीछे से आया, उसको एक हग कर लिया आपने। अब वाइफ भी खुश, वाइफ सोच रही है अरे डेली तो ये हग करता नहीं है, इससे तो मुझसे मतलब ही नहीं रहता है, भाई आज क्यों ये हग कर रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि एक दूसरे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, वो करना बहुत ज़रूरी है। अब यही मैं एग्जांपल देती हूँ वाइफ की तरफ से। हस्बैंड आया आपका, वो गया फ्रेश होके आया, वो अपना बैठा काम कर रहा है, आपने कोई अच्छी सी रिसाइप उसके लिए बना दी, या अगर आप कोई अच्छी, आपको ये नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा मसाज का ऑयल लाए, हल्का सा हेड मसाज दे दी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप एक दूसरे के लिए एक्स्ट्रा कर सकते हो, ये करने की ट्राई करिए, देखिएगा बहुत हद तक बेटरमेंट आएगा शादी में। थर्ड जो आती है वो होती है केयर।
अब भाई बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम तो बहुत केयर करते हैं अपने पार्टनर की। केयर तो करते ही हैं, तभी तो साथ रह रहे हैं ना। केयर करना और केयर को शो करना बहुत अलग चीज़ है। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई शो क्यों करना है, जब जो चीज़ दिल में है उसे शो क्यों करना है। करना है। क्यों करना है, अभी उसके भी रीज़न बताऊंगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको फील होना चाहिए। आप केयर कर रहे हो, उसको दिख नहीं रहा है। आपके मन में है कि हाँ ठीक है वो सो रही है, मैं शोर ना मचाऊँ। लेकिन थोड़ा सा अगर आप शो करोगे तो वो चीज़ें और एग्जैगरेट होंगी। और जब आदमी शो करता है ना केयर, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, चाहे जितना ही खराब मूड हो। आप बिल्कुल सड़े मूड में घर में एंटर किए, पर आपकी वाइफ अगर बोलेगी ना कि लाओ चलो मेरे साथ थोड़ी देर बैठो, हाथ पैर दबा देती हूँ, या चलो साथ में टीवी देखते हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, या फिर कि अरे आज का दिन क्या हुआ, कैसा रहा तुम्हारा, और तुम्हारे फेस से तो बहुत टायर्डनेस लग रही है, मैं कुछ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा करूँ, कुछ अच्छा करूँ। तो देखना कोई भी हस्बैंड मना नहीं करेगा, वो भी सोचेगा कि अच्छा मेरी वाइफ मेरी केयर करती है, उसको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से फ़र्क पड़ रहा है। यही चीज़ सेम चीज़ हस्बैंड को भी करनी है। वाइफ़ों का अक्सर ये कहना होता है कि भाई मैं तो पूरे दिन थक गई, जो घर पे रहती हैं, जो भैया वर्क करके आ रही हैं बाहर से, उनका भी यही चीज़ होती है कि मैं भी तो वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता है। मुझे भी बोल दिया जाता है कि हाँ, तो मैं भी तो कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं है, एक-दूसरे को केयर शो करनी है। शो करना ज़रूरी है, आप साथ में रह रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जब एक-दूसरे को एक्स्ट्रा शो करोगे ना कि हाँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। भई वाइफ़ है, उसका मूड ऑफ है, आपने 2 बात पूछ ली कि क्या बात है, क्या बात हो गई? आप मुझसे बताओ, मैं यहाँ पे हूँ। आप 5 मिनट उसके साथ बैठ लिए, उसको देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो केयर शो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 4th नंबर पे आता है एफ़र्ट्स। अब लोग कहेंगे एफ़र्ट्स कैसे? एफ़र्ट्स कैसे कि एक दूसरे के लिए एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। भाई शादी है, जैसे हम हैं, आप जॉब करते हो, बॉस को दिखाने के लिए एफ़र्ट्स डालते हो ना कि भैया आज मैंने ज़्यादा काम किया है, देखिए सर मैं आज आधे घंटे पहले आके बैठ गया था सीट पे, मैंने या मैं आधे घंटे लेट गया घर। क्यों? क्योंकि आपको शो करना पड़ता है, आप दिखाते हो बॉस को कि भई मैं अपनी जॉब में एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ शादी में भी करने हैं। आप घर आ रहे हो, कुछ नहीं, एक चॉकलेट लेके आ जाओ वाइफ़ के लिए, अच्छा फ़ील होगा उसे। हस्बैंड घर आ रहा है, आप कुछ नहीं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करके रखो, कुछ भी एफ़र्ट्स डालो, एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे। लड़ाई हुई, आपके बीच में मान लीजिए किसी इश्यू को लेके आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, बात नहीं हो रही, तो ये मत सोचो कि यार थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा, बात कर लेंगे। नहीं, जाओ अपनी वाइफ़ के पास जाओ, अपने हस्बैंड के पास जाओ। और ये नहीं कि एक ही इंसान का ये काम है, दोनों का है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाइफ़ नहीं आ रही है तो आप जाइए, अगर हस्बैंड नहीं आ रहा है तो आप जाइए वाइफ़। दोनों को ही करना पड़ेगा, एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे। देखिए हम छोटे से काम करते हैं ना कुछ, तो हमें एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर आपको सुबह उठ के चाय भी टाइम से चाहिए, तो आप सुबह टाइम से उठते हो और अपनी चाय अपने हिसाब से बना के पीते हो। होता है कि नहीं? आप ये सोचो एफ़र्ट बिना किए चाय आ जाए बेड पे, नहीं होता है। तो एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे, शादी है, साथ में निभानी है तो एफ़र्ट्स तो डालनी है। चलिए अब आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि है ट्राई टू इम्प्रेस ईच अदर। एक दूसरे को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। शादी के 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर शुरू-शुरू की शादी होती है, उसमें तो अलग ही चीज़ होती है कि भई दोनों लोग हैं, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, नाइट आउट्स हो रहे हैं, भैया एक दूसरे को अच्छी बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए तैयार हो रहे हैं, दिखा रहे हैं। फिर जहाँ 2-3 साल 4 साल हो गए, बच्चा हो गया, उसके बाद एक दूसरे को लुक्स को लेके ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई ठीक है, ये तो वाइफ़ है, कुछ भी पहन लो, कैसे भी रहो, शेव करो ना करो। और वाइफ़ भी कि भई अब तो एक घर की बात हो गई है, क्या ज़रूरत है तैयार होने की, क्या ज़रूरत है यार कुछ करने की, या क्या ज़रूरत है कुछ फ्लर्ट करने की। इम्प्रेस करने का मतलब है जैसे शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो ना, एक दूसरे को इम्प्रेस करते हो, एक दूसरे को अच्छी बातें बोलते हो, वैसे ही शादी के बाद भी करना है। थोड़ा सा फ्लर्ट कर लो, थोड़ा सा एक दूसरे को एप्रिशिएट कर दो, कुछ अच्छी बात बोल दी, अच्छे से तैयार हुए एक दूसरे के लिए, कोई एक दिन रख लिया कि हाँ आज डेट पे चलेंगे,
थोड़ी देर घूम के आएंगे साथ में, कोई जो दोनों के इंटरेस्ट का काम है वो साथ में कर लेंगे। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है भाई। अब शादी के 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे को इम्प्रेस करना छोड़ देना है, इम्प्रेस तो करना पड़ेगा शादी चलाने में। अब आते हैं इस बात पे कि लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट आर्ग्यू। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। हम क्या करते हैं, कोई इशू हुआ, हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशली वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत होता है कि आप कोशिश करते हो कि कुछ भी मेरी तरफ आया, कोई भी एक्यूजेशन, कोई भी कुछ भी कहा बुरा, तो मुझे उस तुरंत सुन के उसका जवाब देना है। नहीं, आपको अपने पार्टनर को और बुरा फील नहीं कराना है। आपको ये समझना है कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं वो इमोशनली टूट गया है आपका पार्टनर, या टूट गई है, कुछ ना कुछ इमोशनल या कुछ ऐसा है उसके अंदर। देखिए, कोई भी आदमी जब लड़ता है या परेशान होता है, आर्ग्यू करता है, तो कोई ना कोई उसका पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं वो वैलिड होता है भले। और मे भी कभी कभी ये भी होता है कि आउट ऑफ स्ट्रेस या आउट ऑफ एंगर इश्यूज ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, सुनना किस लिए, समझने के लिए। समझना है हमें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो अगर ऐसा बोल रही है तो क्यों, या वो ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि ऑफिस में एक ख़राब दिन हो आज, इसलिए वहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल दिया हो। तो आप समझने के लिए सुनोगे ना, और बुरा फील कराने के लिए जवाब नहीं दोगे, तो बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आएगा शादी में। फिर आता है सरप्राइज़ ही जदर। भाई ये तो हम सभी जानते हैं, सरप्राइज़ किसे नहीं पसंद होता है। कोई भी आपकी फ़ेवरेट शर्ट ला दे, कोई आपका फ़ेवरेट खाना खिला दे, तो खुशी तो होती है। तो एक दूसरे को सरप्राइज़ करते रहना है छोटी छोटी चीज़ों से। शादी जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बातों का वो नहीं है। शादी क्या है, शादी छोटी छोटी बातों को पिरो के रखने वाली चीज़ है। कि आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बड़ी बात नहीं है कि भैया बहुत पैसे खर्च करने हैं, बहुत एक दूसरे को क्वीन और किंग फील कराना ना, एक दूसरे को अच्छा फील कराना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि क्या छोटी छोटी बातें हैं जिससे मेरा पार्टनर दुखी होता है या उसको परेशानी होती है, उन पे कंसंट्रेट करना है। छोटी छोटी बातें अगर इन्वॉल्व कर ली शादी में, तो शादी बहुत मस्त चलनी है। फिर आता है डोंट लेट योर पार्टनर स्लीप एंग्री। मतलब कि कोई झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद अपने पार्टनर को गुस्से में नहीं सोने देना है, कभी नहीं। ये मत करना, बस जाओ बात करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है। देखो, अक्सर ये होता है कि वाइफें अक्सर चली जाती हैं, लड़के सोने चली गई, और हस्बैंड्स का होता है कि अब भाई खुद ही लड़ी है तो अपना समझ लेगी, सुबह बात हो जाएगी ना। आप जाओ, जाके एक हक दो। लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो बस एक हक से पिघल जाती हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ मत बोलो, बस एक हक कर लो और इतना कह दो कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात तुम्हें गलत लग रही हो या कुछ भी इशू हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ। कुछ भी बोल दो, और कुछ नहीं बोल सकते तो सिर्फ एक हक दे दो। लेकिन कभी भी अपने पार्टनर को, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, गुस्सा होके नहीं सोने देना है। अगर हस्बैंड है, वो गुस्सा होके सो गया है, उठाओ, कह दो नहीं, पहले हक करेंगे, आप झपियाँ करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो झपियाँ बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है थिंक लाइक ए टीम। ये बहुत ज़रूरी है। आपने शादी की अपने पार्टनर से, आप एक टीम हो, ये ज़रूर सोच के रखना है। कभी भी ये मत सोचो कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो। कोई भी इशू आ रहा है, आप दोनों एक टीम हो वर्सेस इशू। इशू आपके अगेंस्ट है और आप दोनों एक टीम हो, ये सोच के चलना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो ऐसे ही बोलती है। ये नहीं सोचना है। ये सोच के चलना है कि भैया प्रॉब्लम है तो हम लोग उससे साथ में मिल के लड़ेंगे। कोई इशू आ रहा है तो हम लोग साथ में रहेंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करना है, उस प्रॉब्लम से लड़ना है, उसकी सलूशन निकालना है। बैठ जाओ एक दिन, आधे घंटे टाइम निकालो, एक कॉपी पेंसिल लो, देखो क्या प्रॉब्लम है, किस पे ज़्यादा इशू, किन इश्यूज़ पे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, उन
इश्यूज़ को लिखो, फिर लिखो क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो उनके लिए, वो लिखो। और एज ए टीम वर्क करो हमेशा, हर जगह, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके इन लॉज हो, हर जगह आप एक टीम हो। जब ये सोच के चलोगे ना, कहीं भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। कभी ये नहीं फील होगा कि ये मेरी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, या ये मेरी चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, ये तो बस अपनी फैमिली को लेके चल रहा है, या ये तो बस अपनी फैमिली को लेके चल रही है। ये वाली चीज़ नहीं आएगी। तो इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और बस फिर क्या, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी पूरी मैरिड लाइफ को एक नया मोड़ दे दोगे। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, ये मेरा मानना है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट हम बनाते हैं अपने इम्परफेक्शंस को के साथ समझौता करके, कि भाई हम दोनों में ही इम्परफेक्शंस हैं, हमें उसके संग तालमेल बैठाना है, इम्परफेक्शंस को अपनाना है और अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाना है। ज़्यादा आइडियलिज्म के चक्कर में पड़े कि भाई जैसे आइडियलिज्म दिखाते हैं कि ऐसा हो वैसा हो ना। हर रिश्ते की एक अपनी खूबी होती है, उस खूबी को ज़िंदा रखना है। जो रिश्ता जैसे चल रहा है उसको वैसे ही लेके चलना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है कि ऐसा हो वैसा हो। अरे फिल्मों में ये दिखा रहे हैं, मूवीज़ में ये दिखा रहे हैं, टीवी में ये दिखा रहे हैं ना, ये सब सोचना ही नहीं है। मेरा रिश्ता यूनिक है, हम दोनों यूनिक हैं, हम दोनों अलग हैं। दुनिया से कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन तो दुख का कारण है, सबसे बड़ा कारण तो दुख का कंपैरिजन ही है। तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। हम दोनों एक टीम है, हम दोनों का रिश्ता यूनिक है, हम लोग सबसे अच्छे हैं, एक दूसरे की हीरो हीरोइन आप ही हैं, ये सोच के चलना है। तो ऐसे अगर रिश्ता निभाओगे तो बहुत अच्छा चलेगा। बस कुछ करना नहीं है। प्रॉब्लम्स के जहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पे संभाल लो थोड़ा सा। वहाँ पे अगर थोड़ा संभाल ले गए तो रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा। बाकी तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें अच्छी लगी, मेरे पॉइंट्स हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ के ऊपर कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या बातें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। अगर आप कहीं भी मेरे कुछ पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो उसको भी आप बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर। थैंक यू।